हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है आपका डिक्लेरेशन ऑफ द इमरजेंसी की घोषणा। ठीक है, ये जो टॉपिक है आपका चैप्टर नंबर 6 क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की बुक आपकी है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। ये इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर है। पहला वाला लेक्चर जरूर देखें ताकि चीज़ों को बेटर कनेक्ट कर सकें। आज ये इमरजेंसी का पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। राइट, डिक्लेरेशन ऑफ द इमरजेंसी 1975 में इंदिरा गांधी जी के टाइम पे जो इमरजेंसी लगी थी उसकी कहानी हम समझने वाले हैं यहाँ पे। और कल मैंने ये भी बताया था मतलब लास्ट वीडियो में कि इमरजेंसी जो डिक्लेयर की जाती है वो कौन से आर्टिकल के तहत की जाती है। आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है। ठीक है, तो पास्ट वाली वीडियो को जरूर देखें तो चीज़ें आपको बेटर कनेक्ट होंगी। राइट, तो 12 जून 1975। अब इमरजेंसी का थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं और मतलब क्या क्या घटनाएं हुई थी जब इमरजेंसी लगने से पहले। तो 12 जून 1975 एक्चुअली इमरजेंसी तो लगी थी 25 जून को। कब लगी थी? 25 जून 1975 को लगी थी। तो उससे पहले की घटना यहाँ पे दी जा रखी है। तो 12 जून 1975 इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस थे जिनके नाम था जगमोहन लाल सिन्हा। इन्होंने एक जजमेंट दिया और कहा कि इंदिरा गांधी का जो लोकसभा इलेक्शन था 1971 का वो इनवैलिड था। इन्होंने सही तरीके से मतलब ये इलेक्शन नहीं लड़ा, उसमें कुछ गड़बड़ी हुई। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्शन है इंदिरा गांधी जी का 1971 का उसको इन्होंने क्या डिक्लेयर कर दिया? इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। और ये जजमेंट क्यों आया था? क्योंकि एक पिटीशन फाइल की गई थी राज नारायण के द्वारा। राज नारायण एक सोशल लीडर थे और एक कैंडिडेट भी थे जिन्होंने इंदिरा गांधी जी के खिलाफ 1971 में इलेक्शन लड़ा था। और ये पिटीशन ने चैलेंज किया था कि इंदिरा गांधी ने क्या है कि सरकारी जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, गवर्नमेंट सर्वेंट को अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान इन्होंने इस्तेमाल किया है। जबकि रूल ये है कि आप सरकारी जो ऑफिसर्स हैं उनको आप इलेक्शन के दौरान इस्तेमाल नहीं कर सकते, खासकर अपने पर्पज के लिए, अपने निजी हित के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसी चीज़ को आधार बनाकर राजनारायण ने एक पिटीशन फाइल कर दी और उसका रिजल्ट आया क्या कि जगमोहन लाल सिन्हा जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज थे, इन्होंने 12 जून 1975 को बोल दिया कि इनका जो इलेक्शन है ये इनवैलिड है। इन्होंने सरकारी मशीनरी को मिसयूज किया है। और इस जजमेंट का मतलब ये था कि अब ये एमपी नहीं रहेंगी। सिंपल सी बात है, अब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो नहीं रहेंगी, इसलिए एमपी अगर नहीं रहेंगी तो ये भारत की पीएम भी नहीं रहेंगी। और अगर 6 महीने में अगर ये दोबारा से रीइलेक्ट नहीं हुई तो पीएम पद से भी इनको इस्तीफा देना पड़ेगा। ये तो आपको पता ही है कि कोई भी व्यक्ति भारत का पीएम बन सकता है, सीएम बन सकता है, 6 महीने के अंदर उसको मेंबरशिप चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जजमेंट आने का मतलब है अब ये एमपी नहीं रहेंगी, मगर 6 महीने तक इनके पास डेडलाइन थी कि 6 महीने तक रह सकती हैं, मगर उससे पहले ही ये चली जाती हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो 24 जून को मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इस जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उस पर पार्शियल स्टे लगा दिया। पार्शियल मतलब कुछ समय के लिए स्टे लगा दिया और कहा कि भाई साहब ये एमपी तो रहेंगी मगर लोकसभा की जो फंक्शनिंग है, लोकसभा में जो डे टू डे एक्टिविटी होती हैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। तो ये घटना यहाँ पे हुई। ठीक है, अब अगला है इसमें टॉपिक क्राइसिस एंड रेस्पॉन्स। क्राइसिस का मतलब है संकट और रेस्पॉन्स मतलब उस समय सरकार ने क्या रेस्पॉन्स किया। तो ऑल अपोजिशन पार्टीज लेड बाय जेपी भैया मैंने आपको बताए थे, जयप्रकाश नारायण। तो और सारी की सारी अपोजिशन पार्टी उनको लीड कर रहे थे जयप्रकाश नारायण। इन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी जी को रेजिग्नेशन कर देना चाहिए, मतलब रिजाइन दे देना चाहिए। और इन्होंने रामलीला मैदान दिल्ली का जो है वहाँ पे 25 जून को एक बड़ी मीटिंग मतलब ऑर्गेनाइज करी और जेपी ने नेशन वाइड सत्याग्रह अनाउंस कर दिया कि पूरे देश में हम सत्याग्रह करेंगे। और इन्होंने डिमांड की कि मतलब इनको रिजाइन कर देना चाहिए। और साथ के साथ में इन्होंने आर्मी, पुलिस और गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बोला कि आपको सरकार के जो इलीगल और इमोरल ऑर्डर है इनको नहीं मानना चाहिए। इन्होंने मतलब सरकारी जो ऑफिसर्स थे, सरकारी पुलिस, सरकारी आर्मी और जो भी और सरकारी एम्प्लॉई इनको बोला कि आप सरकार के इमोरल मतलब जो गलत है, नैतिक रूप से सही नहीं है, इलीगल जो कानूनी नहीं है, उन ऑर्डर्स को आप मत मानो। पॉलिटिकल एटमोस्फेयर इन द कंट्री वाज अगेंस्ट कांग्रेस। अब माहौल ऐसा हो चुका था कि चारों तरफ मतलब कांग्रेस के मतलब खिलाफ मतलब लोग खड़े होने लग गए थे। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए 25 जून 1975 गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया कि अब भाई हम इमरजेंसी लगाएंगे आर्टिकल 352 के तहत। गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि भैया इंटरनल डिस्टर्बेंस का मामला है, इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रहा है और इसी चीज़ को आधार बनाकर इमरजेंसी लगा दी गई। तो ध्यान रखना इमरजेंसी लगाने के 2-3 आधार होते हैं जिनको हम बोलते हैं ग्राउंड्स ऑफ इमरजेंसी। तो 1975 तक 3 ग्राउंड हुआ करते थे। एक तो इंटरनल डिस्टर्बेंस। इंटरनल डिस्टर्बेंस का मतलब है देश के किसी एक भाग में या पूरे देश में
आंतरिक रूप से, बाहर नहीं, अंदर के अंदर कोई प्रॉब्लम है, अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है, अशांति फैल गई है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखकर नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। दूसरा है कि कोई एक्सटर्नल अटैक कर दे हम पर, मतलब बाहर से कोई हम पे अटैक कर दे या वॉर हो जाए, लड़ाई हो जाए, इन केस में इमरजेंसी लगाई जाती थी। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पर, यहाँ ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी वो लगाई गई थी इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पर। कब लगी? 25 जून 1975 को लगाई गई थी। अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही इमरजेंसी लगती है, इसका मतलब जो है कि फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो है वो सस्पेंडेड हो जाएगा और सारी की सारी पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाएंगी। आप सबको पता है भारत में फेडरल सिस्टम है और फेडरल सिस्टम का मतलब है पावर डिवाइडेड है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। इमरजेंसी लगने का मतलब है कि भारत का जो फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है ये खत्म हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा कुछ, जब तक मतलब इमरजेंसी लगी रहेगी, और सारी की सारी पावर आ जाएंगी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। और जब सारी की सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती है तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सारी की सारी पावर्स अपने हाथ में ले लेती है। इमरजेंसी के दौरान गवर्नमेंट ने, ध्यान रखना एक और चीज है, फंडामेंटल राइट्स को भी कर्टेल कर दिया गया था। द गवर्नमेंट हैज पावर टू कर्टेल और रेस्ट्रिक्ट ऑल और एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो इमरजेंसी के दौरान क्या है, फंडामेंटल राइट्स को भी लिमिट किया जा सकता है, ये भी चीज़ आप ध्यान रखना। तो इमरजेंसी अगर लगेगी तो दो चीज़ें यहाँ पे होंगी, एक तो फेडरल सिस्टम यूनिटरी सिस्टम बन जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट की पावर किसके हाथ में आ जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाएगी। फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है, कुछ को और बाकी को भी। और रात में 25 जून की रात को 1975 में इमरजेंसी ने, मतलब इंदिरा गांधी जी ने रिकमेंड किया कि भाई इमरजेंसी लगा दी जाए। आपको पता है इमरजेंसी लगाने की पावर जो है ना वो है प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट लगा सकते हैं, मगर रिकमेंड कौन करेगा? पीएम ने यहाँ पे रिकमेंड किया। प्रेसिडेंट इस समय कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा सकता है कि इमरजेंसी जब लगी थी तो अपने प्रेसिडेंट कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। तो इन्होंने तुरंत एक प्रोक्लेमेशन इशू कर दी। प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है घोषणा कि भाई हाँ हम इमरजेंसी लगा रहे हैं। तो आधी रात में ही जितने भी न्यूज़पेपर थे उनकी ऑफिस की बिजली को काट दिया गया, क्योंकि इमरजेंसी लगेगी तो अफवाह फैलेगी, मतलब कुछ न्यूज़ छपेगी, लोग मतलब भड़क सकते हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए क्या किया सरकार ने, न्यूज़पेपर की जो ऑफिस थी सबकी बिजली काट दी। 26 जून 1975 सुबह 6 बजे कैबिनेट को इन्फॉर्म किया गया था, एक स्पेशल मीटिंग बुलाकर कि भैया इमरजेंसी लगा दी। मतलब इमरजेंसी रात में लग गई, इन्फॉर्मेशन कब मिल रही है? सुबह मिल रही है। तो अब इमरजेंसी तो लग गई भाई साहब, और इमरजेंसी लग गई तो उसके कुछ क्या देखने को मिलेंगे? आपको प्रभाव देखने को मिलेंगे, कुछ परिणाम देखने को मिलेंगे, उन्हीं को हम अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्सिक्वेंसेस। तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द इमरजेंसी पूछा जा सकता है अलग से कि इमरजेंसी के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी उसके क्या क्या प्रभाव पड़े। तो देखो भैया क्या हुआ, 25-26 जून की जो रात थी, मतलब 25 जून खत्म होने वाली थी, 26 जून शुरू होने वाली थी, तो आधी रात में मतलब इमरजेंसी लगी थी। तो सुबह 26 जून की मॉर्निंग में जितने भी लीडर्स थे जो इंदिरा गांधी जी का अपोज कर रहे थे, कांग्रेस का अपोज कर रहे थे, तो अपोजिशन पार्टी के मेन लीडर्स और वर्कर्स को अरेस्ट किया गया था। पहला काम यह किया गया था, पहला कि जितने भी लीडर थे मोस्टली उनको अरेस्ट कर लिया गया था और स्ट्राइक करने पर, पब्लिक प्रोटेस्ट करने पर और किसी भी प्रकार के मूवमेंट पर बैन लगा दिया। सरकार ने बोल दिया कि अब कोई स्ट्राइक नहीं करेगा और पब्लिक प्रोटेस्ट नहीं करेगा और किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं करेगा। साथ के साथ में गवर्नमेंट ने प्रेस की फ्रीडम को सस्पेंड कर दिया कि प्रेस के पास अब आज़ादी नहीं रहेगी। प्रेस, अब जो प्रेस का मतलब यहाँ पे है मीडिया से, प्रेस का मतलब यहाँ पे है न्यूज़पेपर से, है ना। तो प्रेस का मतलब जितने भी मीडिया वाले हैं उनको बोल दिया कि आप जो मन में आए वो नहीं छाप सकते हो, आपको पूछना पड़ेगा हमसे क्या छापना है क्या नहीं छापना है। और तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इन्होंने बोल दिया कि तुम कुछ भी पब्लिश करने से पहले हमसे परमिशन लोगे, और इसी को बोला गया प्रेस सेंसरशिप। तो अलग से क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाई प्रेस सेंसरशिप। तो प्रेस सेंसरशिप में क्या होता है, प्रेस को बोल दिया जाता है सरकार के द्वारा कि आप कुछ भी पब्लिश करोगे तो हमसे पहले परमिशन लोगे तो ही पब्लिश करोगे, है ना। गवर्नमेंट ने RSS और जमात इस्लाम इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को बैन कर दिया। तो ये मुस्लिम्स का ऑर्गेनाइजेशन है और ये हिंदूज का ऑर्गेनाइजेशन है, इन दोनों को सरकार ने क्या कर दिया, बैन कर दिया गया था, ठीक है। और क्या हुआ, कई सारे फंडामेंटल राइट थे जो सिटीजन के, उनको सस्पेंड कर दिया गया। और साथ के साथ में जो कोर्ट में जाने वाला जो राइट था ना हमारा, राइट टू मूव टू कोर्ट फॉर रिस्टोरिंग फंडामेंटल राइट, इसको भी सस्पेंड कर दिया। साथ के साथ में गवर्नमेंट ने जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है उसका मिसयूज किया। प्रिवेंटिव डिटेंशन आप जानते हो, ये मान लो कोई व्यक्ति है जिसका नाम है राम, ठीक है। अगर पुलिस को लगता है कि राम कुछ गड़बड़ी कर सकता है, गड़बड़ी की नहीं है, गड़बड़ी कर सकता है, तो बस उसी शक के आधार पर इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और ऐसे डिटेंशन को हम बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन,
डिटेंशन मतलब हिरासत में लेना। तो कोई व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लेना क्या कहलाता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन कहलाता है। तो सरकार ने इस प्रिवेंटिव डिटेंशन के प्रोविजन को जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है इसको मिसयूज किया और डाउट के आधार पर ही बहुत सारे लीडर्स को सरकार ने अरेस्ट करवा लिया। और ये जो अरेस्ट किए हुए पॉलिटिकल वर्कर थे ये हैबियस कॉर्पस जो है आपको पता है एक रिट है, हैबियस कॉर्पस के तहत कोर्ट में नहीं जा सकते और चैलेंज नहीं कर सकते कि साहब हमें गलत तरीके से अरेस्ट किया गया था, ये पावर इनके पास छीन ली गई थी। कई सारे केसेस फाइल किए गए थे हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में अरेस्टेड पर्सन्स के बिहाफ में, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई थी। गवर्नमेंट ने कहा कि भैया ये बहुत ज़्यादा मतलब गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या दलील दी? गवर्नमेंट ने बोला कि ये जरूरी नहीं है कि हम अरेस्टेड पर्सन के रीजंस को हम मतलब बताएं कि क्यों उनको अरेस्ट किया जा रहा है और क्यों नहीं किया जा रहा। तो गवर्नमेंट ने बोल दिया हम इनका कोई जवाब अभी नहीं देंगे। कई सारे हाई कोर्ट जो थे इन्होंने हैबियस कॉर्पस की जो मतलब जो रिट पिटीशन मतलब लगाई गई थी इसकी मतलब सुनवाई भी करी थी इमरजेंसी के दौरान पर कई हाई कोर्ट्स ने, मगर पूरी तरह से मतलब इस पर सही से काम नहीं किया गया था। हैबियस कॉर्पस यही है कि भाई जो अरेस्टेड पर्सन होते हैं उसको अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है तो अरेस्टेड पर्सन कोर्ट में जा सकता है, कह सकता है कि भाई मुझे गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया तो हमें मतलब इस पर जाँच की जाए। तो यहाँ पर कई कोर्ट्स ने इस पर सुनवाई करी मगर सभी ने नहीं करी। तो मतलब जुडिशरी एक तरह से यहाँ पे ज़्यादा सक्रिय नहीं थी, जुडिशरी एक प्रकार से फेल ही हो जाती है यहाँ पे, यूँ समझ लो। अप्रैल 1976 सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल्ड एंड एक्सेप्टेड गवर्नमेंट स्टेटमेंट ट्रू। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ भाई जो गवर्नमेंट कह रही है वो सही है, ठीक है। और इनके जो हाई कोर्ट के जजमेंट थे इनको इन्होंने क्या कर दिया? ओवर रूल्ड कर दिया। ओवर रूल्ड का मतलब इन्होंने जो डिसीजन दिया उसको पलट देना। ओवर रूल्ड का मतलब पलट दिया। और जजमेंट क्लोज द डोर्स ऑफ जुडिशरी फॉर द सिटीजन्स एंड इज रिगार्डेड वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जब अप्रैल 1976 में जब ये जजमेंट आया कि भैया हाई कोर्ट ने जो मतलब हैबियस कॉर्पस की जो दलील सुनी थी और सुप्रीम कोर्ट ने उनको ओवर रूल कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि अब लोग जो है जुडिशरी के पास नहीं जा सकते, हाई कोर्ट के पास तो जा ही नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। इसलिए इस जजमेंट को बोला जाता है कि ये भैया जुडिशरी का वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल जजमेंट है ना, सुप्रीम कोर्ट का। अपोज टू इमरजेंसी लगी तो सीधी सीधी बात नहीं, सीधी सीधी बात है कि भाई लोग इसको शांति से तो एक्सेप्ट करेंगे नहीं, तो किसी ना किसी रूप में इसका प्रदर्शन करेंगे और प्रोटेस्ट करेंगे। तो मैनी पॉलिटिकल लीडर्स हु वर नॉट अरेस्टेड वेंट अंडरग्राउंड एंड ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट। तो जिन लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था वो तो भाई जेल में चले गए। तो कई लीडर ऐसे थे जो अंडरग्राउंड हो जाते हैं, वो पकड़ में नहीं आते हैं और उन्होंने अंडरग्राउंड होकर ही मतलब प्रोटेस्ट को चालू रखा, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट को चालू रखा। कुछ न्यूज़पेपर थे जैसे इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन, इन्होंने प्रोटेस्ट किया कि भाई सरकार जो कर रही है बहुत गलत कर रही है। और इन्होंने क्या किया, जो अपने न्यूज़पेपर थे उनको ब्लैंक छोड़ दिया, खाली जगह छोड़ दी। और खाली जगह का मतलब यह है कि भैया हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमें कुछ लिखने नहीं दिया जा रहा है। तो इन दोनों न्यूज़पेपर्स ने क्या किया, खाली जगह छोड़कर न्यूज़पेपर में ऐसे बिल्कुल खाली छोड़ दिया और ऐसे करके इनको प्रिंट करने लग गए। तो ये एक काइंड ऑफ प्रोटेस्ट है। एक मैगजीन है जैसे सेमिनार और मेन स्ट्रीम, इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने कहा यार सेंसरशिप को एक्सेप्ट करने से बढ़िया तो हम इनको बंद ही कर देते हैं, सेंसरशिप लगाएं और हर चीज़ को पूछ पूछ कर छापे, तो इससे बढ़िया तो हम अपनी दुकान ही बंद कर देते हैं, ठीक है। कई सारे जर्नलिस्ट है उनको इमरजेंसी के खिलाफ लिखने की वजह से उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। और मैनी अंडरग्राउंड न्यूज लेटर्स और लीफलेट्स वर पब्लिश्ड टू बाईपास सेंसरशिप। हालांकि ऐसा नहीं है कि सरकार ने जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर थे उन पर तो बैन लगा दिया, मगर कुछ चोरी छुपे न्यूज लेटर और लीफलेट मतलब छोटे छोटे पत्र टाइप की चीज़ें छपती रहीं ताकि मतलब सेंसरशिप को बाईपास किया जा सके। मतलब सेंसरशिप को वजह से जो न्यूज़पेपर में खबरें नहीं छप रही हैं तो न्यूज़पेपर में नहीं तो छोटे छोटे पत्र ही सही, पत्रों के माध्यम से क्या किया गया था, खबरों को छापा गया था। एक कन्नड़ राइटर है जिनका नाम है शिवराम करंत, इन्होंने क्या किया, पद्म भूषण अवार्ड को लौटा दिया। एक हिंदी राइटर है जिनका नाम है फनीश्वर नाथ रेणु, इन्होंने पद्मश्री अवार्ड को लौटा दिया। सिर्फ किस प्रोटेस्ट में कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को जो सस्पेंड कर दिया गया है इसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखो अवार्ड के बारे में एक चीज़ और आप समझ लो कि भारत में जो सिविलियंस को दिए जाने वाले जो अवार्ड हैं वो उसमें सबसे ऊपर होता है भारत रत्न, सबसे ऊपर। फिर आते हैं तुम्हारे पद्म कैटेगरी के अवार्ड। पद्म में 3 कैटेगरी आती हैं, पहले तो भारत रत्न आ गया, फिर पद्म में सबसे पहले आता है पद्म मतलब पद्म विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण और फिर आता है पद्मश्री। तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री 3 कैटेगरी होती हैं पद्म में, ठीक है। तो यहाँ पे पद्म भूषण और
पद्मश्री अवार्ड, ये दूसरे और तीसरे नंबर वाले हैं, मतलब पद्म की कैटेगरी में, ठीक है। तो कन्नड़ राइटर कौन है? शिवराम करंत, इन्होंने अपना अवार्ड लौटा दिया। हिंदी राइटर है फणीश्वर नाथ रेणु, इन्होंने पद्मश्री अवार्ड को लौटा दिया। क्यों लौटा दिया? ये विरोध कर रहे थे कि भाई भारत में जो डेमोक्रेसी को सस्पेंड कर दिया गया है ये ठीक नहीं है और हम इसके विरोध में अपने अवार्ड को लौटा रहे हैं। कंट्रोवर्शियल चेंजेस इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इमरजेंसी लग रही थी तो इंदिरा गांधी की सरकार ने भारत के संविधान में कुछ विवादास्पद चेंज किए थे। कंट्रोवर्शियल मतलब जिनको आज तक विवादास्पद माना जाता है, तो वो बदलाव क्या क्या थे, और ये बदलावों को इकट्ठा करके एक मतलब अमेंडमेंट किया जिसका नाम था 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट, और 42nd अमेंडमेंट में इतने अमेंडमेंट किए कि इस अकेले 47 अमेंडमेंट को कुछ लोग कहते हैं कि भैया यही एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो इन द बैकग्राउंड ऑफ डिसीजन ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट अगेंस्ट इंदिरा गांधी एन अमेंडमेंट वाज मेड दैट इलेक्शन ऑफ पीएम, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कुड नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट है। देखो आपको पता है ये कलेश कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ये इलाहाबाद के हाई कोर्ट से ही कलेश स्टार्ट हुआ था, जहाँ पर बोला गया था कि इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन था 1971 का वो एकदम गलत है। तो इसी चीज़ को बाईपास करने के लिए इंदिरा गांधी की सरकार ने इस समय क्या किया? 39 अमेंडमेंट, मतलब तो 39th वाला जो अमेंडमेंट था जो लाया गया था 10 अगस्त 1975 को, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर दिया और क्या लिख दिया कि अब ऐसा नहीं सिर्फ पीएम का इलेक्शन हो, चाहे प्रेसिडेंट का हो, चाहे वाइस प्रेसिडेंट को, इस इलेक्शन को आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट लाया गया 1976 में, और इस दौरान बहुत सारे कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट किए गए। क्या क्या किए गए थे? देखो 42nd में जो अमेंडमेंट किए गए थे, मतलब 42 में जो था संविधान संशोधन, इसमें कुछ चेंजेस किए गए थे। चेंज नंबर 1, नंबर 1, बहुत सारे पार्ट्स को कॉन्स्टिट्यूशन के को चेंज कर दिया। नंबर 2, पार्लियामेंट का ड्यूरेशन बढ़ा दिया। कह रहे हैं कि इमरजेंसी के टाइम पे पार्लियामेंट का जो ड्यूरेशन है वो 5 से 6 साल किया जा सकता है। साथ के साथ में इमरजेंसी के टाइम पे इलेक्शंस को 1 साल पोस्टपोन किया जा सकता है। अगर इलेक्शन होने इमरजेंसी लग रही है तो 1 साल हम इलेक्शन को क्या कर सकते हैं? पोस्टपोन कर सकते हैं। और इसी अमेंडमेंट को बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा, क्योंकि इसको भाई इतने सारे चेंजेस किए थे। अब इसमें बुक में सारे नहीं दे रखे, फिलहाल तो आप इतने याद रख लो, इतने सारे चेंजेस किए थे, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा। क्योंकि कौन लेके आया था इस सुधार को? इंदिरा गांधी लेके आई थी। हालांकि जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो चेंजेस किए गए थे 1976 में, जब 1977 में सरकार आती है मोरारजी देसाई जी की, तो उन्होंने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1978 में कई सारे चेंजेस को रिवर्स कर दिया था, ठीक है। तो वो हम अगले वाले लेक्चर में देखेंगे। अब हम कह सकते हैं कि यार जो इमरजेंसी लगी इससे हम क्या लेसन सीख सकते हैं? लेसन्स ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी से हम क्या चीज़ सीख सकते हैं? इमरजेंसी के दौरान जो घटनाएं हुई उनसे हमें क्या सीख ली? देखो पहली बात तो ये है कि ड्यूरिंग इमरजेंसी इंडिया डिड नॉट रिमेन डेमोक्रेटिक बट इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम नॉर्मल डेमोक्रेटिक सिस्टम वाज रिस्टोर्ड। मतलब कहने का ये कि इमरजेंसी के दौरान भारत डेमोक्रेटिक तो नहीं रहा, क्योंकि डेमोक्रेसी तो सस्पेंड हो गई थी, मगर कुछ ही समय में इमरजेंसी लगी थी 1975 में, और 1977 में आपको पता है इलेक्शन हुआ था और इंदिरा गांधी हार जाती है और जनता पार्टी की सरकार आ जाती है। मतलब 2 साल के अंदर, मतलब विद इन 2 ईयर वापस से हमने नॉर्मल डेमोक्रेटिक सिस्टम को लेके आ गए। इसका मतलब पहला लेसन ये है इमरजेंसी का कि भैया डेमोक्रेसी को ख़त्म करना आसान नहीं है। समझ रहे हो? इमरजेंसी लगी, ठीक है, डेमोक्रेटिक सिस्टम खत्म हो गया, कोई बात नहीं, मगर हमने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में वापस डेमोक्रेटिक सिस्टम को रिस्टोर कर लिया। दूसरा चेंज क्या किया गया था? There were many confusion about the emergency provisions in the constitution which were rectified after emergency. The word internal disturbance was removed and armed revolt was added, and now president can impose emergency only after getting written advice by the council of minister. समझना इसको, इसमें 2 चीज़ें। देखो पहले जो इमरजेंसी लगती थी उसमें एक प्रोविजन था, मैंने आपको बताया था, इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पे इमरजेंसी लगाई जा सकती है। अब इंटरनल डिस्टर्बेंस को मतलब मिसयूज किया गया यहाँ पे, तो सरकार ने क्या किया, इस इंटरनल डिस्टर्बेंस को, बाद में जो सरकार आई इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटाकर बोल दिया कि अब आर्म रिवोल्ट के नाम पर लगेगी इमरजेंसी, इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पे इमरजेंसी नहीं लगेगी। आर्म रिवोल्ट का मतलब क्या है? जब किसी देश की आर्मी उसकी सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दे या उस देश के खिलाफ विद्रोह कर दे तो उसको हम बोलेंगे आर्म्ड रिवोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एक चेंज तो ये किया गया संविधान में कि जो इंटरनल डिस्टर्बेंस था उसको हटा दिया और इसकी जगह पर आर्म रिवोल्ट आ गया। दूसरा, पहले क्या होता था, प्रेसिडेंट डायरेक्टली इमरजेंसी इम्पोज कर देता था, किसी से
मतलब प्राइम मिनिस्टर ने बोला, प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी लगा दी। मगर अब ये संविधान में सुधार किया गया कि अब अगर इमरजेंसी लगानी है तो आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिटन में एडवाइस लेनी पड़ेगी तो ही इमरजेंसी लगा सकते हो। मतलब अगर यहाँ पे एक और चीज़ क्या की गई थी कि अगर गलती करे प्राइम मिनिस्टर तो प्राइम मिनिस्टर की गलती को सुधारा जा सकता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिटन में परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये दूसरा सुधार ये किया गया था। People became more aware about their value of civil liberties. Court itself felt that it could not protect the civil liberties of people during emergency, so court played the active role in protecting civil liberties after emergency. Many civil liberties organizations came up after experience. तो मतलब कहने का ये कि लोगों को भी पता चल गया कि भैया जो हमें आज़ादी मिली हुई है ना, वो उसकी वैल्यू उनको समझ में आ गई, क्योंकि 1975 के दौरान प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पर बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था और उनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाने पर भी मतलब रोक लगा दी थी। हेबियस कॉर्पस जो था उस पर भी रोक लगा दी थी। तो लोगों को पता चल गया कि आज़ादी क्या चीज़ होती है, हमें जो फ्रीडम मिली हुई है वो क्या चीज़ होती है। तो लोग जो है पहले से ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं सिविल लिबर्टीज़ के बारे में, जो ख़त्म कर दी गई थी, सस्पेंड कर दी गई थी। कोर्ट भी सिविल लिबर्टीज़ को बचा नहीं पाया था 1975 के दौरान। तो कोर्ट ने भी रियलाइज़ किया कि हाँ भाई हमसे भी गलती हुई है। बाद में इमरजेंसी के बाद कोर्ट ने एक एक्टिव रोल प्ले किया, बढ़ चढ़ के मतलब लोगों की लिबर्टीज़ को प्रोटेक्ट करने में एक रोल प्ले किया था। और इसके बाद कई सारे सिविल लिबर्टीज़ ऑर्गेनाइजेशंस भी आते हैं जो लोगों की लिबर्टीज़ की बात करते हैं। ठीक है, तो ये रहे हमारे लेसन्स। फिर भी अब लास्ट में एक मतलब फिर भी 2-3 चीज़ें कही जाती हैं कि देखो इतने सारे हमारी इमरजेंसी लग गई, कई साल हो गए, फिर भी आपको देखने को मिलेगा इमरजेंसी लगने के कई साल बाद भी आज हम बहुत सारे इश्यूज को रिजॉल्व नहीं कर पाएँ। जैसे कि हम एक प्रॉपर बैलेंस इस्टेब्लिश नहीं कर पाएँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और पॉलिटिकल प्रोटेस्ट के बीच में, जो पॉलिटिकल पार्टीज और ग्रुप करते हैं। तो इनके बीच में एक बैलेंस होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज और ग्रुप्स के बीच में, और एक सरकार के बीच में जो प्रॉपर तरीके से कैसे काम करेगी कैसे काम नहीं करेगी, उसमें अभी हम एक प्रॉपर बैलेंस इस्टेब्लिश नहीं कर पाए। आज भी हमारी जो पुलिस है वो पॉलिटिकल पार्टी जो होती है, स्पेशली रूलिंग पार्टी मतलब जो शासन कर रही है, उसका एक टूल बन के रह गई है। पुलिस भी जो है और एडमिनिस्ट्रेशन जो है इंडिपेंडेंटली काम नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी बात, मतलब एक सबसे बड़ी समस्या है। ये प्रॉब्लम इवन आफ्टर इमरजेंसी आज भी परसिस्ट करती है, आज भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। आज भी पुलिस पर और एडमिनिस्ट्रेशन पर बहुत सारा प्रेशर रहता है, किसका? पॉलिटिकल पार्टीज का। तो यहाँ पर बस इतना ही। अगले लेक्चर में ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, एक लेक्चर आपका कल आ जाएगा और इसके बाद हमारी इंडिया वाली बुक जो है कंप्लीट हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।